कैदी की मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। NH 110 को नेहलपुर के पास लोगों ने जाम कर दिया। कैदी की मौत के बाद देखिए हंगामे की ये तस्वीरें, जिसमें महिलाएं हाथ में डंडे लेकर पुलिस वाहन के ऊपर निशाना बनाती हुई। औरंगाबाद के दाऊदनगर जेल में कैदी की मौत हो गई। रत्नी प्रखंड के सरता गांव का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है और जाम हटाने पहुंची पुलिस से ग्रामीण जो है वो भिड़ने लगे। भागने के क्रम में महिला हवलदार की मौत हो जाती है। रत्नी प्रखंड के नेहलपुर के पास ये घटना हुई है। राघव वैसे हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जहानाबाद से जुड़ गए। राघव, आखिर इतना आक्रोश क्यों, जहां पर एक महिला कांस्टेबल की भी जान चली गई? विभा, मैं बता दूं कि अब से 4 दिन पूर्व जो है स्थानीय पुलिस ने शराब बनाने के मामले को लेकर के सरता गांव में छापेमारी की थी और यहाँ पर एक वीरेंद्र मांझी, जिनकी उम्र तकरीबन 25 साल बताई जाती है, इनको गिरफ्तार किया था। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के कारण उसको जो है डायरेक्ट जेल नहीं भेज करके इसे जो है दाऊदनगर मंडल कारा भेजा गया था, जो दाऊदनगर उप कारा भेजा गया था, जो औरंगाबाद में है। आज वहां खबर मिली कि उसके इलाज के क्रम में वीरेंद्र मांझी की मौत हो गई है। इसको लेकर के उनके परिजन और जो स्थानीय लोग हैं काफी आक्रोशित हो गए और ये जहानाबाद से अरवल की तरफ आने वाली जो NH 110 है, इसको नेहालपुर के निकट जाम करके घंटों बवाल मचाते रहे। जब इसकी खबर स्थानीय पुलिस को हुई तो लोगों ने समझाने बुझाने की कार्रवाई की। उसके बाद फिर पुलिस लाइन से काफी मात्रा में जब पुलिस जाकर के लोगों को समझा बुझाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। कई गाड़ियों में तोड़ फोड़ की है। मतलब स्थिति ऐसी भयावह हो गई कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसी आपाधापी में जो महिला हवलदार है, जो पुलिस लाइन से वहां गई थी, जो महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए इस भाग दौड़ में एक ट्रक के नीचे आ गई और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राघव वैसन इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपको परेशान कर देंगी, क्योंकि ये आक्रोश की तस्वीरें जहां पर लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और जमकर तोड़फोड़ की गई, पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की गई और इस दौरान एक महिला कांस्टेबल को दौड़ाया जाता है, जिस क्रम में ये कांस्टेबल जो है वो भागने के दौरान एक ट्रक की चपेट में आकर उनकी भी मौत हो गई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। गुरुवार की देर रात ये तटबंध टूट गया, जिसके बाद से आसपास के गांवों में अफरा तफरी है। मौके पर पहुंची डीएम ने जल्द हालात सुधारने का दावा किया है। ब्रीच हुआ है, वो ब्रीच की पानी अभी तिलयुगा नदी है जस्ट 300 गज आगे, उसमें जा रहा है। तिलयुगा के नीचे डाउन स्ट्रीम में 3 पंचायत है, हरियाही है, बेला सिंगार मोती है और उसके बाद डगमारा है। बांध टूटने के बाद ग्रामीणों ने NH और आसपास के ऊंचे स्थानों पर शरण ले लिया है। लोगों की माने तो कई दिनों से बांध पर पानी का दबाव बना हुआ था, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि बांध के सब्र का बांध टूट गया। तिनका तिनका जोड़कर ग्रामीणों ने अपना आशियाना खड़ा किया, लेकिन अब घर पानी में डूब चुका है। पानी के सैलाब ने परेशान किया तो घर छोड़ना ही मुनासिब समझा। देखिए कैसे एक परिवार प्लास्टिक के टेंट में सड़क किनारे रहने को मजबूर है। अपने मवेशियों को भी कुछ इसी तरह रखने की मजबूरी है इनकी। तस्वीरें दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के चांडी गांव की है, जहां हर साल लोगों को ऐसे ही बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जिंदगी की जद्दोजहद कुछ यूं ही चलती रहती है। राहत अभी तक नहीं मिला है सर, हम लोग को कोई पानी वगैरह या कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। पानी तक नहीं, पीने का दिक्कत होता है हम लोगों को। समुदाय किचन इधर चल रहा है। नदियों में उफान के चलते यूं ही कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्र तक बाढ़ का पानी फैल चुका है। लोग परेशान हैं। जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पर मिल नहीं रही। उत्तर बिहार के साथ नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कनकई, परमान और लाल बकैया के साथ ही अधवारा समूह की नदियों में उफान है। ऐसे में ऐसी तस्वीरों का आना किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है। बागमती नदी में धड़ल्ले से ओवरलोडेड नाव चलाए जा रहे हैं, जिसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। हैरानी की बात है कि नाविकों पर नकेल के लिए जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि पानी से घिरे लोगों के पास नाव ही सहारा है।
और आप तस्वीर देख सकते हैं, बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ने के कारण यहाँ के लोगों की जिंदगी किस तरीके से बेदम होकर रह गई है। जो मधुबन बसा यह गांव है, यहाँ के लोग पूरी तरीके से नाव पर आश्रित होकर रह गए हैं और रोज सैकड़ों की तादाद में यहाँ के लोग नाव के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हर बार प्रशासन दावे करता है, लेकिन हर साल की यही कहानी है। बिहार टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी के मिक्स्ड डबल्स में दीपिका प्रवीण की हार, रांची में मायूस दिखा दीपिका का परिवार, सिंगल्स इवेंट में बेटी के बेहतरीन प्रदर्शन का भरोसा। रांची पुलिस की गिरफ्त में आए हवाला कारोबार में शामिल 3 लोग, 1 दर्जन विधायकों के संपर्क में आने की भी सामने आ रही बात। एफआईआर दर्ज करने पर माथापच्ची जारी। जामताड़ा में कंपाउंडर के भरोसे सदर अस्पताल का डायलिसिस सेंटर, मरीजों की जान से जारी है खिलवाड़, लापरवाही पर अस्पताल उपाधीक्षक ने जारी किया शो कॉज। कोरोना संक्रमण की वजह से श्रावणी मेला स्थगित होने पर देवघर प्रशासन सतर्क, श्रद्धालुओं को रोकने के लिए 1,500 जवानों की तैनाती, एसपी ने अधिकारियों के साथ बनाई रणनीति। गढ़वा में चिनिया थाने का आदिम जनजाति समुदाय ने किया घेराव, रेप के बाद महिला की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, डीएसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। विलुप्त प्राय जानवरों के संरक्षण के लिए अमृत महोत्सव की शुरुआत, देश भर में 75 चिड़ियाघरों का चयन, रांची के बिरसा जू को मिली भालुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी। नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। टोक्यो ओलंपिक के मिक्स डबल्स तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी दीपिका कुमारी और प्रणीव यादव को हार का सामना करना पड़ा। इस मैच को लेकर रांची में दीपिका का पूरा परिवार सुबह से ही भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा। दीपिका की मां जहां सुबह से ही प्रार्थना में लगी रही, वहीं दीपिका की बहन विद्या की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी रही। हार के बाद दीपिका की मां ने उम्मीद जताई है कि एकल स्पर्धा में दीपिका जरूर जीतेंगी। उनकी प्रार्थना और दीपिका की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कुछ नहीं हम बोल सकते हैं, बस इतने बोलेंगे जय माता दी। और अभी जो मैच आने वाले हैं 27 तारीख को, उसके लिए का एकल मैच है, उसके लिए मेरे तरफ से आशीर्वाद है ना। बेटी जीतेगी पक्का? अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दीपिका ने काफी प्रैक्टिस की है एकल मैच के लिए भी, रैंकिंग भी दीपिका वर्ल्ड के नंबर 1 तीरंदाज है। विश्वास है। और माँ का क्या कहना है? माँ का मेरे तरफ से बेटी, दामाद लोग का और सभी झारखंड खिलाड़ी वासियों का आशीर्वाद है। अभी इंडिविजुअल बाकी है तो कुछ वैसा बुरा नहीं है, अभी इंडिविजुअल बाकी है तो उसमें देखने बहुत मेहनत किया उन लोगों ने और अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और अभी भी खेला तो उन लोगों ने जितना मेहनत किया उसका अपना बेस्ट देने की कोशिश की है उन लोगों ने, तो इसलिए कुछ वैसा अफसोस नहीं है या कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने बहुत मेहनत किया और अच्छा करेंगे। रांची में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हवाला कारोबार में शामिल 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को बड़ी रकम मिली है। डिटेन किए गए लोगों में 2 कोलकाता के हैं और जानकारी के मुताबिक एक बड़े उद्योगपति से इनके संबंध बताए जा रहे हैं। वहीं झारखंड के 1 दर्जन विधायक इनके संपर्क में रहने की बात सामने आ रही है। पूरा मामला हवाला से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार बड़े अमाउंट की भी डिलीवरी हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस की टीम आज होटल ली लैक पहुंची और सीसीटीवी समेत कई दस्तावेजों को खंगाला।
फिलहाल कोतवाली थाने में लालपुर समेत कई थानों की पुलिस मौजूद है और प्राथमिकी दर्ज करने पर विचार कर रही है। और अब देखिए, आखिर ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं कि किस उद्योगपति से आरोपियों का संबंध है, आरोपियों के संपर्क में कौन कौन से विधायक हैं, जो कि कई विधायकों के नाम भी सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ ओम प्रकाश लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, इस पूरे मामले में एक बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि कई विधायकों से आरोपियों के संपर्क में है, तो क्या कुछ जानकारी और है आपके पास? जी, अब तक जो सोनाली जानकारी सामने आई है, करीब दर्जन भर विधायक जो हैं इनके संपर्क में थे। हालांकि वो कौन विधायक हैं इसको लेकर अभी पड़ताल की जा रही है। वहीं आरोपियों के पास से कुछ कैश भी बरामद हुए हैं और पुलिस फिलहाल इस बिंदु पर कुछ भी बताने में असमर्थ है कि कितने कैश हैं, लेकिन जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कहीं ना कहीं झारखंड में ये पॉलिटिकल जो कहा जाए कि एक तरह से एक स्टंट था और पूरी तरह से उद्भेदन जो है वो हो चुका है, लेकिन कई सवाल हैं इसमें। इसके पीछे आखिर ये जानकारी कहां से छनकर सामने आई, ये भी एक अहम सवाल है कि आखिर ये लोग किसके इशारे पर ये काम कर रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर पुलिस फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले में अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। वरीय अधिकारी हों या फिर कनीय, सभी लोगों के मुंह अभी फिलहाल बंद है। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है, 3 आरोपी जो हैं वो कोतवाली थाने में ही रखे हुए हैं, जिनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। और उसी को लेकर FIR दर्ज करने को लेकर भी यहाँ पर जो कवायद है वो की जा रही है, ताकि जो एविडेंस हैं मिले हैं, जो तमाम सूचनाएं मिली हैं, उसके आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज हो। और कहीं ना कहीं जो अब तक हमें सूत्रों के हवाले से जो छनकर खबरें सामने आई है, उसके अनुसार झारखंड सरकार को अपदस्थ करने की ये पूरी साजिश थी और इसी को लेकर ये तमाम चीजें हो रही हैं। हालांकि पुलिस जब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो सूचनाएं भी मिल रही हैं, जो हमें सूचनाएं भी अंदर से मिल रही हैं, उसके अनुसार कोई एक बड़े उद्योगपति का भी नाम इसमें शामिल है जो इन्हें फाइनेंस कर रहा था और इनके संपर्क में कई विधायक भी थे और हो सकता था कि उनकी खरीद फरोख्त कर यहाँ पर सरकार को अपदस्थ किया जाए। हालांकि इसे लेकर अभी केवल राजनीतिक बातें ही हैं, कुछ भी आधिकारिक नहीं है और पूरे मामले को लेकर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। प्रकाश, कई होटलों में भी छापेमारी की गई है, होटल लीलैक पुलिस की टीम पहुंची है, तो वहां से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? चूंकि पुलिस ने CCTV फुटेज भी वहां का जब्त किया है। जी, लीलैक से ही इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो जानकारी मतलब डिटेन किया गया इन लोगों को, जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें 3 लोगों को जिसमें डिटेन किया गया उसमें लीलैक में ही ठहरे हुए थे और वहीं से इन्हें डिटेन किया गया है। पूरे मामले में 2 लोग जो 2 आरोपी हैं जिन्हें अभी डिटेन करके पूछताछ किया जा रहा है, वो कोलकाता के बताए जा रहे हैं और इसी आधार पर उन लोगों से कौन मिलने आता है, इसी के आधार पर पुलिस जो है वो CCTV खंगाल रही है। हालांकि जो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुछ पैसे जो थे, जो हार्ड कैश, जो ज्यादा एक बड़ा अमाउंट था, उसे लेकर कुछ लोग फरार होने में कामयाब हुए हैं, जिन्हें भनक लग चुकी थी कि पुलिस यहां पर रेड कर सकती है। उसके बाद वो यहां से फरार हो गए। हालांकि उसके बावजूद भी पुलिस को कैश मिले हैं। वहीं 3 लोग भी डिटेन किए गए जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब जो CCTV फुटेज है, जो भी वहां पर सूचनाएं हैं, उसे संग्रहित किया जा रहा है और उसी के आधार पर यहाँ पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। हो सकता है IT की भी मदद ली जाए, क्योंकि पैसे का लेन देन का मामला है, तो IT का भी सहयोग लिया जाए कि इनके पास ये पैसे कहां से आए। तो ये तमाम चीजों पर अभी पुलिस फिलहाल माथापच्ची करती हुई नजर आ रही है। प्रकाश, जो 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानना, चूंकि इनका नेक्सस और भी फैला हो सकता है।
जी, जाहिर तौर पर, और इसी वजह से अभी तक उन लोगों को सामने नहीं लाया गया है। हालांकि उनका कोविड टेस्ट जो है वो जरूर कराया गया, जिससे ये बात भी स्पष्ट हो सकती है कि शायद उन पर कार्रवाई की तैयारी जो है वो भी की जा रही है। कुछ सूचनाएं पुलिस को जरूर मिली हैं और उसी आधार पर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और पूरे मामले में जब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आ जाती है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि ये प्रदेश के अंदर कुछ करने की गड़बड़ी थी या फिर कुछ और। तो लेकिन अब जैसे धीरे धीरे पूछताछ हो रहा है, मामला खुल रहा है और जैसे जैसे और भी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी तो बहुत कुछ स्पष्ट होने की उम्मीद है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एक कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं और उसी मामले को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी भी शुरू हो चली है। लेकिन अभी तक कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है जो बताता है कि अभी सरकार हो या फिर प्रशासनिक विभाग, वो भी इस मामले को लेकर असमंजस की स्थिति में है। और वो इस असमंजस जब तक खत्म नहीं होता है तो कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, अभी जल्दबाजी होगी। जी सुना। प्रकाश, आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए मिलने की सूचना है, तो इसके बारे में कुछ बताइए, कुछ जानकारी आपके पास? जी, जो जानकारी आई है उसके अनुसार उनके पास करीब 2 से 2.5 लाख रुपए की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी इस बारे में जानकारी नहीं साझा की गई है क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए कोई वैसा बड़ा अमाउंट तो नहीं है। लेकिन अगर जब तक कुछ हवाला से रिलेटेड या फिर कुछ बड़े अमाउंट की जानकारी नहीं हो पाती है, तब तक शायद कुछ कार्रवाई करना भी पुलिस के लिए एक असमंजस की स्थिति है। और इसी वजह से सवाल तो ये है कि जब पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं तो कार्रवाई में देरी क्यों की जा रही है? जी सोनाली, वही मैं भी बता रहा हूं कि अभी पर्याप्त सबूत नहीं है और उन्हीं सबूतों को संग्रहित किया जा रहा है, उन्हीं सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों पर अभी जो है वो मंथन चल ही रहा है। पुलिस के मुखिया भी यहाँ पर मतलब कहा जाए तो पुलिस के कई थानों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, कई पदाधिकारी मौजूद हैं। हालांकि अभी तक कोई भी वरीय अधिकारी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, तो जो बताता है कि अभी भी असमंजस की स्थिति है और पर्याप्त सबूत शायद नहीं है, उसी के आधार पर अभी तक कार्रवाई करने में विलंब हो रहा है। जी ओम प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग का विवादों से गहरा रिश्ता रहा है। ताजा मामला सदर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर का है, जहां कंपाउंडर के सहारे ही मरीज की डायलिसिस की जा रही है, जबकि बिना डॉक्टर की मौजूदगी के मरीजों का डायलिसिस करना मरीजों की जान पर भारी पड़ सकता है। संजीवनी कंपनी की ओर से संचालित सेंटर में डॉक्टर तैनात हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर ही दिखते हैं। यहाँ हर दिन 3 से 4 मरीजों का डायलिसिस होता है। लोगों का आरोप है कि जब कभी भी हंगामा होता है तब संचालक एजेंसी की ओर दिखावे के लिए डॉक्टर तैनात कर दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद जांच भी कराई गई थी, लेकिन बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इधर न्यूज 18 की ओर से मामले की जानकारी दिए जाने के बाद अस्पताल उपाधीक्षक ने कंपनी को शो कॉज किए जाने की जानकारी दी। और मेरा कोर्स डायलिसिस टेक्नीशियन का है। कौन कर रहे हैं डायलिसिस? डायलिसिस हम ही लोग करते हैं, हमारा और भी स्टाफ है। लोग कर देते हैं? हाँ। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर भी रहते हैं। कहाँ है डॉक्टर? खाना खाने के लिए। क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर अभिनंदन कुमार। जामताड़ा सदर अस्पताल में डायलिसिस जैसा महत्वपूर्ण चिकित्सीय कार्य बिना किसी चिकित्सक के किया जा रहा है। कोई भी कर्मचारी मरीजों की डायलिसिस कर दे रहा है। ये मरीजों के जान से खेलने जैसी बात है। इसका संज्ञान अविलंब प्रशासन को लेना चाहिए और खासकर जामताड़ा के विधायक जो खुद एक डॉक्टर हैं, उनको तो तुरंत इस मामले में कोई कार्रवाई करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। और देखिए, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर अब गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। मरीजों की जान से खिलवाड़ क्यों जारी है, एक बड़ा और अहम सवाल है। कंपाउंडर को कैसे मिला डायलिसिस का अधिकार? संजीवनी कंपनी की कारगुजारी पर विभाग आखिर मौन क्यों है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्या सिविल सर्जन को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है? सवाल ये भी कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों की अवहेलना, अनदेखी क्यों की जा रही है? जांच रिपोर्ट कहां है और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
गिरिडीह के राजधनवर बाजार स्थित सर्वमंगला नर्सिंग होम के संचालक पर कल देर शाम हमला बोला गया था। इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक हमलावर विनोद चौधरी को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में संचालक ने 8 हमलावरों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कराया है। संचालक के मुताबिक हमलावरों ने इलाज कराने आए मरीजों के साथ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ भी गाली गलौज और बदसलूकी की। इधर गिरफ्तार आरोपी की पत्नी ने भूमि विवाद में संचालक पर ही मारपीट का आरोप लगाते हुए फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक इंसान अपना गड़ासा लेके मतलब डाक टाइप का था और 10-12 कदम तलवार से लेकर वहाँ आया था। उस वक्त नर्सिंग होम में था तो वो आदमी अंदर घुसा तो हम गड़ासा पकड़े उसका पकड़े अच्छी में। तभी क्या हुआ कि वो इसका 5 मिनट में वो धमकी देने लगा कि आप शाम 7 जाइए 8 बजे खेलने लगा हम मेरे ऊपर। तो फिर क्या हम अपना खेल कर तलवार लगा के छाती पर खड़ा कर दिया। उसको क्या कि इनके साथ ये भी जब बचाव में गई इनका तो इनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। एक सर्वमंगला नर्सिंग होम में घटना की सूचना मिली थी जिसमें सर्वमंगला नर्सिंग होम के संचालक संतोष कुमार के पर विनोद चौधरी नामक व्यक्ति द्वारा हमला किया गया। जब वहां पर जाकर घटनास्थल पर हम लोगों ने देखा तो वो धनवार थाना कांड संख्या 158-18 के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त निकला, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में से भेजा गया। वहीं गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र के डोल में रेप के बाद एक महिला की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिले के सभी प्रखंड के आदिम जनजाति के लोगों को इस मामले को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से थाने का घेराव किया। साथ ही रेप के बाद महिला की हत्या के आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी कर फांसी की सजा देने की मांग की। करीब 3 घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से थाने का घेराव के बाद प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा। साथ ही लिखित आवेदन देकर आरोपी की गिरफ्तारी और फांसी की मांग की। इधर लोगों की मांग पर डीएसपी ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया है। सुनो भैया बहना रे आवाज में। 4 बार जूनियर नेशनल चैंपियन और स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी प्लेयर राहुल कुमार आज बोकारो में घर चलाने के लिए लिट्टी चोखा बेचने को मजबूर हैं। सेक्टर 9 में रहने वाले कबड्डी चैंपियन राहुल ने 2007 में अपने खेल की शुरुआत की थी और 2019 तक ऑल ओवर इंडिया और स्टेट चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करता रहा। लेकिन पारिवारिक और आर्थिक स्थिति की वजह से उसका खेल के साथ छूट गया। अब परिवार चलाने के लिए राहुल अपने माता पिता की लिट्टी की दुकान चला रहा है। राहुल का साफ तौर पर कहना है कि अगर उसे सरकारी मदद मिले या फिर घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो वो फिर से खेल के क्षेत्र में अपना बेहतरीन योगदान देना चाहते हैं। तक खेले हैं और जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर नेशनल तक खेले हैं और उसमें डिस्ट्रिक्ट स्टेट में मेडल भी हमारा नेशनल में पार्टिसिपेट किया और अच्छा प्रदर्शन किया हमने। कबड्डी में कुछ आगे तक करना चाह रहे थे लेकिन मजबूरी बस मुझे आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गया, घर का भी स्थिति बहुत ख़राब हो गया, जिसकी वजह से हम बीच में ही अभी 2 साल से प्रैक्टिस छोड़े हुए हैं। किसी तरह से अगर मदद और सहायता मिल जाता तो हम इस गेम को आगे तक ले जाते। हम लिट्टी बेच करके पढ़ाते थे। गोवा भेजे, अथी नेपाल भेजे, उसके बाद इसको हम बोले कि आप खेलने से पेट भरेगा नहीं, तुम लोग थोड़ा बड़ा है तो आप चलो अपना काम कीजिए और इसी तरह रहिए और छोड़ दो ये सब खेल तेल। हम डांटे उठे हैं। Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। पाइए शॉपिंग का मजा बड़ी डील और ऑफर के साथ। देखिए एक झलक।